हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे स्पीच मैनेजमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे मैंने इन 20 क्वेश्चनों में जो है वो इंक्लूड करने का प्रयास किया है और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चनों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके प्रीवियस ईयर में जहाँ से कुछ जिस टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है उन सारे टॉपिक्स को आपको एक बार बताने का भी और उन सारे टॉपिक्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट को कराने का भी प्रयास जो है इस वीडियो में किया गया है। आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले बच्चों के लिए मतलब जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो है वो हम अच्छे से जो है वो क्वेश्चन की इसी पैटर्न पर क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास जो है वो हम कर सकें। सबसे पहले जब आप स्पीच का पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वाणी हम किसे कहते हैं। तो सामान्य वाणी किसे कहते हैं ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सामान्य वाणी का मतलब होता है एक ऐसी वाणी जो किसी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की वाणी का प्रयोग करे जो वातावरण के अकॉर्डिंग हो, जो उसकी संस्कृति के अकॉर्डिंग हो, जो उसकी उम्र के, उसके लिंग के, उसके सामाजिक परिवेश एवं आर्थिक स्तर एवं शैक्षिक स्तर के अधिकांश लोगों से मिलता जुलता हो, तो इस तरह की वाणी को ही हम क्या कहते हैं, सामान्य वाणी। वाणी क्या है? जब हम अपने भाव तथा अपने विचारों को मौखिक रूप में अभिव्यक्त करते हैं। जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ तो मैं अपनी स्पीच का प्रयोग कर रही हूँ, मैं अपने मन के भाव, मेरे मन में जो भाव हैं, जो विचार हैं, वो आप लोगों के साथ मैं मौखिक रूप से अभिव्यक्त करके आपके साथ व्यक्त कर रही हूँ। तो यही है क्या है, वाणी है। तो अगर कोई ऐसी वाणी हो जो उम्र के अनुसार हो, लिंग के अनुसार हो, सामाजिक संस्कृति के अनुसार हो, तो ऐसे ही वाणी को हम सामान्य वाणी कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि मैं आपसे अभी आपको आपके ये सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर अगर मैं डिस्कस कर रही हूँ तो मैं उम्र जो है अपनी समाज के अकॉर्डिंग जिस तरह से आप लैंग्वेज में समझ सकते हैं उस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए और अधिकांश जैसे आप लोग बोलते हैं आप ही लोगों की भाषा का मैं प्रयोग कर रही हूँ। इसका मतलब है मेरी वाणी कैसी है, एक सामान्य वाणी है। तो आपको ये पता होना चाहिए सामान्य वाणी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सामान्य वाणी कैसी होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के ही। जब आप किसी उद्देश्य पर बात करते हैं तो वो एक सामान्य वाणी होती है। निरर्थक आप कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी बकबका रहे हैं तो वो कोई सामान्य वाणी नहीं होगी, ठीक है, वो असामान्य वाणी में चली जाएगी। हम जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारा बोलने का एक उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण वाणी को ही लोग पसंद करते हैं। जैसे मैं ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर मैं इस टॉपिक को छोड़ करके किसी दूसरे टॉपिक पर जो निरर्थक है, आपका टाइम भी वेस्ट करेगा, मेरा भी टाइम वेस्ट करेगा और मैं ऐसे ही बकबक करती रहूँ तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा और वो एक सामान्य वाणी के अंतर्गत भी नहीं आएगी। सामान्य वाणी वो होगी जो बोला जाए उसका कोई ना कोई एम ज़रूर होना चाहिए, संप्रेषण पूर्ण हो, जो दूसरों की समझ में आए और दूसरा जो बोले आपकी समझ में आए। तो इस तरह की वाणी का जो है वो सामान्य वाणी की विशेषता होती है। अच्छी आवाज़ की गुणवत्ता, आवाज़ में भी उतार चढ़ाव जो है इन सब का ध्यान रखना चाहिए। बोलते समय जो उतार चढ़ाव है इसका ध्यान दे करके ही बोलना चाहिए। जैसे आप एक गाना मान लीजिए कोई गा रहे हैं तो उस गाने को गाते वक्त कभी हम आवाज़ को धीमा, कभी आवाज़ को तेज़ करते हैं। तो अच्छी वाणी की ये विशेषता होती है कि उसमें जो आवाज़ की गुणवत्ता होती है वो उत्तम होती है, उतार चढ़ाव बिल्कुल रहता है, उच्चारण सही हो तो वो सामान्य वाणी कही जाएगी। कि जब भी आप कुछ बोल रहे हैं वो स्पष्ट हो कि क्या बोला जा रहा है और स्पष्ट रूप से उच्चारित किया जाए। उसमें सजीवता होना चाहिए। मतलब सजीवता का मतलब ये है कि उसमें क्या है कि ऐसा ना, जब भी आप बोल रहे हो तो आपके चेहरे पर एक हाव भाव जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो दिखना चाहिए। आप किसी निर्जीव की बात नहीं बल्कि एक सजीव की बात आपके चेहरे पर वो भाव नज़र आए। जब भी आप बोलें तो जो भी आप बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके चेहरे पर वो भाव नज़र आने चाहिए। आप दुख में बात कर रहे हैं तो दुख के भाव, सुख में बात कर रहे हैं तो खुशी के भाव, ये सारे भाव आपके चेहरे पर नज़र आने चाहिए। आपकी वाणी में किसी प्रकार की कोई बनावटीपन जो है वो नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी बोल रहे हैं उसमें कोई बनावटीपन ना हो, ठीक है। जैसे नैसर्गिक, जैसे प्राकृतिक रूप से आपकी वाणी हो उसी तरह की वाणी का आप प्रयोग करें। किसी तरह की नैसर्गिक वाणी का जो है प्रयोग वो नहीं करना चाहिए।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है आपका वाणी के पैमाने, तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वाणी के पैमाने, पैरामीटर ऑफ स्पीच को 3 भागों में बांटा गया है, नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल एंड सुप्रा सेगमेंटल। मेरी आपको एक राय रहेगी, ठीक है, आप बड़ी बहन समझ करके मान सकते हैं कि जो है आपको इंग्लिश में ही इन टर्म को याद रखिएगा, हिंदी में याद करने का प्रयास नहीं करिएगा। आप नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल यही याद रखिएगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, तो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, सॉरी ये रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो चलिए, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि नॉन सेगमेंटल क्या है, सेगमेंटल क्या है, सुप्रा सेगमेंटल क्या है, जैसे अगर हिंदी में दे रखा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन तीनों में से कौन सा पूछा जा रहा है, तो पेपर को थोड़ा सा पलट के देखेंगे। जैसे अगर बाइलिंगुअल एक तरफ पूरा इंग्लिश और इंग्लिश में हिंदी में लिखा रहता है, या फिर क्वेश्चन के नीचे ही इंग्लिश में भी लिखा रहता है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, लेकिन इंग्लिश में ही याद रखने का प्रयास करिएगा। नॉन सेगमेंटल में जो आता है वो वॉइस आता है। वॉइस के अंतर्गत आपकी क्वालिटी, लाउडनेस एंड पिच आती है। वहीं पैरामीटर ऑफ स्पीच के दूसरे टर्म में आपका सेगमेंटल आता है। सेगमेंटल के अंतर्गत आर्टिकुलेशन आता है, और आर्टिकुलेशन में वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट आता है। तीसरा आपका सुप्रा सेगमेंटल होता है। सुप्रा सेगमेंटल में फ्लुएंसी आता है। फ्लुएंसी के अंतर्गत इंटोनेशन, फ्रेजिंग, रेट, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है ये ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सेगमेंटल के अंतर्गत ऐसे कौन से जो है फैक्ट हैं जो सेगमेंटल के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बताना होगा कि आर्टिकुलेशन आता है, उच्चारण आता है, उच्चारण के अंतर्गत आपका वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नॉन सेगमेंटल में बात करते हैं, तो नॉन सेगमेंटल में भी आपको याद रखना है कि नॉन सेगमेंटल में आपका वॉइस आता है। वॉइस के अंतर्गत क्वालिटी, लाउडनेस एंड पिच आती है। वहीं सुप्रा सेगमेंटल में बात करते हैं तो सुप्रा सेगमेंटल में फ्लुएंसी आता है, फ्लुएंसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसका किस तरह से डिवाइडेशन किया गया है ये आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ लिया जाएगा इंटोनेशन जो है वो किसके अंतर्गत आता है, नॉन सेगमेंटल, सेगमेंटल या सुप्रा सेगमेंटल। जब आपको ये चार्ट पता रहेगा ना, तो आप क्लियर कर पाओगे कि हाँ, जो इंटोनेशन होता है वो सुप्रा सेगमेंटल का पार्ट होता है, तो ये भी ध्यान से करिएगा। आगे वाणी उत्पादन के प्रमुख तंत्र कौन कौन से हैं, तो ये आप चीज़ें याद रखेंगे कि इसके 5 तंत्रों में जो है इसको विभाजित किया गया है। पहला है रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा है फोनेटरी सिस्टम, तीसरा है आर्टिकुलेटरी, चौथा है रेजोनेटरी और 5वां है रेगुलेटरी। तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हाँ, इसके चरण क्या हैं, ठीक है। आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी, आर्टिकुलेटरी, रेजोनेटरी एंड रेगुलेटरी, इन 5 तंत्रों के बारे में जो है वो थोड़ी थोड़ी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो जो है वो बना रखा है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाकर के एक बार देख लीजिएगा। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन 5 के अंतर्गत, वो सारे मैंने करवा के रखा है। आपको इसमें एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, मैं बार बार जब भी आपको इन सारे तंत्रों के बारे में डिस्कस करती हूँ, चाहे वो शॉर्ट में ही हो, आपको एक बार ज़रूर बताती हूँ कि हम जो भी वाणी का उत्पादन कर रहे होते हैं, हम कुछ भी मुँह से बोल रहे होते हैं, तो हमेशा सांस को छोड़ते वक्त बोलते हैं। सांस को लेते वक्त हम नहीं बोलते हैं। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो उसी वक्त क्या होता है कि हमारे जो रिब्स होते हैं, ठीक है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, उस फेफड़े में जो रिब्स होती हैं, वो रिब्स जो होती है पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं, और हम बहुत अधिक मात्रा में हम वायु को छोड़ने का प्रयास करते हैं, अपने फेफड़े से हवा निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसी अवस्था में जब हम बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ अपने मुख से हवा निकालने का प्रयास कर रहे होते हैं, तो इसी समय हम कुछ भी बोल सकते हैं। सांस को जब हम ले रहे होते हैं तो उस समय हमारे फेफड़े की जो रिब्स होती है वो फैल जाती है, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाह्य वातावरण की ध्वनियों को अंदर लेना रहता है। तो इस वजह से हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े की रिब्स जो होती हैं वो पूरी तरह से फूल जाती हैं, फैल जाती हैं, और वहीं जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं तो फेफड़े की जो रिब्स रहती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम जो भी हमारे फेफड़े के अंदर जो भी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम बाहर छोड़ दें, ठीक है। इस वजह से वो हम जो है हमारे फेफड़े की रिब्स जो रहती हैं वो सिकुड़ जाती है, और इसी वक्त हम
हम जो है वो सांस को जब बाहर छोड़ते हैं तो हमारी मुंह से वाणी का उत्पादन होता है। तो नॉर्मल एक लाइन आप याद रखेंगे कि हम वाणी का उत्पादन कब कर पाते हैं, जब हम सांस को छोड़ रहे होते हैं। ये पीवाईक्यू में क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैं बहुत जोर देकर आपको बता रही हूँ कि सांस को छोड़ते वक्त ही हम बोल सकते हैं, सांस को लेते वक्त हम किसी तरह की वाणी का उत्पादन नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बात भी आप। सक्रिय उच्चारण अंग कौन कौन से हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन हैं ये, और मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो जैसे अब वो आपसे पूछता है कि बताइए निचला जबड़ा जो है वो सक्रिय उच्चारण अंग है या निष्क्रिय उच्चारण अंग है, या फिर वो आपसे 2-3 ऑप्शन दे देगा, 2-3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक क्वेश्चन बना देगा निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय उच्चारण अंग नहीं है। तो जब आपको ये क्वेश्चन पता रहेगा कि कौन कौन सा है सक्रिय उच्चारण अंग, कौन कौन सा नहीं है और क्या होते हैं सक्रिय उच्चारण अंग, तो आप बहुत अच्छे से जो है इन चीज़ों को बता पाओगे। तो सक्रिय उच्चारण अंग कौन कौन है, ऐसे अंग जो ध्वनि की उत्पत्ति में सक्रियता प्रदान करते हैं वो सक्रिय उच्चारण अंग है। मतलब जब आप बोल रहे होते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहता है, तो ऐसे ही अंगों को हम सक्रिय उच्चारण अंग कहते हैं। जैसे हमारे जीभ जो है वो एक महत्वपूर्ण सक्रिय उच्चारण अंग है। जैसे हम जब बोलते हैं ना, बिना आप देखते होंगे जब आप बोल रहे हैं तो आपकी जीवा अलग अलग जगह पर टच करती है, कभी वो मूर्धा पे टच करेगी, कभी दांत पर टच करेगी, ठीक है, कभी ऊपरी जबड़े को टच करेगा, मतलब ऊपरी जो आपका तालु होता है, कठोर तालु होता है उसको, कभी नरम तालु को, कभी युवलक को, तो वो अलग अलग जगह पे टच करती है और तभी हमारी वाणी का उत्पादन होता है। तो जीभ एक प्रमुख सक्रिय उच्चारण अंग होता है। नीचे का जो ओठ होता है वो भी एक सक्रिय उच्चारण अंग है। निचला जबड़ा जो है वो भी एक सक्रिय उच्चारण है, क्योंकि उसमें भी कंपन होता है। आप बोलते रखिएगा हाथ तो आपको पता चलेगा। और जो हमारा नरम तालु होता है, कठोर तालु एक निष्क्रिय उच्चारण अंग होती है, लेकिन जो हमारी नरम तालु होती है उसमें थोड़ा बहुत कंपन होता है, इस वजह से हम उसको सक्रिय उच्चारण अंगों की श्रेणी में रखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि निष्क्रिय उच्चारण अंग कौन कौन से हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने इन पर इंक्लूड कर दिया। तो यह मौखिक गुहिका के अंतर्गत स्थिर रहता है, लेकिन आर्टिकुलेशन के दौरान सक्रिय उच्चारण अंग के संपर्क में आकर साझेदारी कर ध्वनि की उत्पत्ति करने में जो है वो मदद करता है। तो जो आपका निष्क्रिय उच्चारण अंग होते हैं ये स्थिर रहते हैं, लेकिन बोलने में सहायक होते हैं। सक्रिय उच्चारण अंगों के साथ मिलेंगे तो ये बोलते मतलब जो है वो बोलने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कठोर तालु हो गया, ये भी हमें बोलने में सहायता प्रदान करता है। जब हमारी जीवा मूवमेंट करती है तो जीभ के मूवमेंट के साथ जब जीवा हमारे कठोर तालु को स्पर्श करती हो और वायु बाहर निकलते समय उन कठोर तालु के स्पर्श में आती है, तो हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो हम कठोर तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियों का जो है उच्चारण करते हैं। वहीं पर ऊपरी दांत जो होते हैं वो भी स्थिर रहते हैं, लेकिन बोलने में हमारी मदद करते हैं। और ऊपरी ओठ जो होता है वो भी आपका एक तरह का जो होता है वो निष्क्रिय उच्चारण अंग होता है। ऊपरी जबड़ा जो है वो भी निष्क्रिय उच्चारण अंग है, लेकिन बोलने में हेल्प करता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद डिप्थोंग क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, पूछा गया है। इसे हम द्विस्वर कहते हैं, मतलब एक ही अक्षर में मौजूद दो क्रमागत जो स्वर होते हैं। जैसे ऐनक हो गया तो ये एक डिप्थोंग का उदाहरण हो सकता है कि ऐनक में जो है वो ए और ए दोनों दो जो मात्राएं हैं वो आपकी एक साथ आई हुई हैं, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा हो कि दो स्वर जो है वो एक साथ आपके उच्चारित हो रहे हो तो ऐसे ही वर्ड को हम डिप्थोंग कहते हैं। जैसे कहीं ई आई जो है इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो, जैसे उसमें ई आई, जैसे पीक होता है, ठीक है, पीक में ई और ए दो स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू आपके 5 स्वर होते हैं इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू ये इंग्लिश के 5 स्वर होते हैं। तो आप देखेंगे कि ए और ई दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसे हम डिप्थोंग कहेंगे, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, डिप्थोंग क्या होते हैं, एक ही अक्षर में मौजूद दो क्रमागत जो स्वर ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, डिप्थोंग कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं जहाँ ए आई साथ में आए, डबल ओ आपका जहाँ साथ में आए, जैसे बुक हो गया तो बुक में आप देख रहे होंगे डबल ओ जो है वो साथ में आ रहा है, मतलब दो आपके स्वर जो है वो एक साथ आ रहे हैं, तो इसे हम डिप्थोंग कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को हम जो है वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग। तो ये जो 5 वर्ग हैं आपके और इसके अंतर्गत आने वाले जो 25 वर्ड हैं आपके, ये 25 वर्ड आपके क्या कहलाते हैं, वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत जो है वो आते हैं। बाकी आपको ऊष्म व्यंजन क्या है, अंतस्थ व्यंजन क्या है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए।
आवाज़ के आधार पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आपसे कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताइए का जो है वो कौन सी ध्वनियाँ हैं। आपसे ऑप्शन दे देगा अघोष है, आपको ऑप्शन दे देगा सघोष है, आपको ऑप्शन दे देगा अघोष के साथ अल्प प्राण है, तो आपको वहाँ पे चूज करना रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अगर 1 और 2 आ रहा है, जैसे का और खा आता है, ठीक है, मैं आपको इसका जो है परिभाषा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि परिभाषा आप भी जानते हैं। अघोष, घोष का मतलब होता है कंपन, मतलब नहीं। आ एक उपसर्ग है जिसका मतलब होता है नहीं। तो आघोष, आघोष मतलब जहाँ कंपन ना हो बोलते वक्त, जैसे क ख च छ ज झ। तो जो पहले वर्ड मतलब पहले अक्षर होते हैं, प्रत्येक वर्ग के जो पहले और दूसरे अक्षर होते हैं वो अघोष होते हैं। याद कैसे रखना है, 12 345 आपको याद रखना है अघोष सघोष के लिए, 135 और 24 याद रखना है अल्पप्राण महाप्राण के लिए। अब आप 1 2 और 3 4 में आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं 1 2 और 3 4 को कैसे याद करूं, तो याद रखिएगा जो मतलब जो आ होता है वो सबसे पहले आता है, तो उसको हम 1 नंबर देते हैं। ठीक है, तो अघोष में क्या हो जाएगा, वो 1 से स्टार्ट होगा। अल्प प्राण आप देख रहे होंगे, अल्प में और आ में दोनों में आ से स्टार्ट हो रहा है। आ सबसे पहले आता है तो पहले नंबर पर आपका आ हो जाएगा। तो जब 1 और 1, ठीक है, पहले नंबर पे अल्प प्राण और अघोष आता है, तो ऐसे आपको याद रखना है। 1 के बाद 2, 1 के बाद क्या आता है 2, तो का और खा वो क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। वहीं अल्प प्राण में आपको याद रखना है 1 3 5, यहाँ पे जो विषम होते हैं वो आपके होते हैं, यहाँ पे सारे सम होते हैं। इस तरीके से नंबर वाइज आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा लंबे समय तक। उसके बाद अघोष में आपको 1 2 याद रखना है, और अगर आप 1 याद कर लेते हैं तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको कैसे याद रखेंगे, 112 345, 1 2 3 4 5, ये पहला दूसरा आघोष, तीसरा चौथा पाँचवा आपका सघोष। उसके बाद आप 1 3 5 याद रखेंगे, विषम याद रखेंगे, विषम में आपका अल्पप्राण हो जाएगा और सम में आपका महाप्राण हो जाएगा। ठीक है, ये वर्गीय जो व्यंजन होते हैं, इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को अल्पप्राण महाप्राण सघोष अघोष में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अंतस्थ या अलावा होता है और ऊष्म शाखा रहा होता है। वो आपसे ऐसे पूछ लेगा हा जो है वो किस प्रकार का व्यंजन है, 3 4 आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव में आपको यह दे देगा, तो वहाँ पे आपको पता रहेगा, तो फिर आप कर पाएंगे कि जो हा होता है वो ऊष्म व्यंजन होता है। इम्पॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए 10 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो बच्चे की वाणी विकास के लिए उपयोग की जाने वाली आइडियोमेट्री उपकरण कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है श्रवण यंत्र और स्पीच ट्रेनर जो होता है वो आपकी आइडियो जो होता है वो आइडियो उपकरण होता है। बच्चे की वाणी विकास के लिए उपयोग किए जाने वाले दृश्य उपकरण आइडियो उपकरण में आपके स्पीच जो हियरिंग एड होते हैं, स्पीच ट्रेनर आता है। दृश्य उपकरण में आपको 3 तरह के उपकरणों के बारे में जानना है, एन इंडिकेटर, वोकल टू एंड एस इंडिकेटर। ठीक है, आपको इन तीनों के बारे में जो है वो जानना है, और इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एन इंडिकेटर क्या करता है। तो एन इंडिकेटर जो नासकी नेसल साउंड जो होता है, नासकी ध्वनियाँ होती हैं, उनकी पहचान करता है। जो ऐसे व्यक्ति जो अत्यधिक नकियानापन या कम नकियानापन जिन व्यक्तियों में पाया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों की स्वर की गड़बड़ी में जो है वो इसका हम उपयोग करते हैं। वोकल टू क्या होता है कि शब्दों पर जोर देने वाली गड़बड़ी में जो है वोकल टू का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर यस इंडिकेटर जो होता है वो अघोष ध्वनियों को सीखने के लिए किया जाता है। अब आप कमेंट करके बताएंगे कि अघोष ध्वनियों के अंतर्गत कौन कौन से जो है वो वर्ड आपके आते हैं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यस इंडिकेटर में अघोष ध्वनियों को सीखने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक श्रवण यंत्र में क्या लाभ क्या है, हानियाँ क्या हैं, क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप इन क्वेश्चनों को घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। VAKT का पूर्ण रूप क्या होता है, पता होना चाहिए। विजुअल, V फॉर विजुअल, A फॉर ऑडिटरी, K फॉर काइनेस्टिक एंड T फॉर टेक्टाइल। ठीक है, आपने बहुसंवेदी उपागम पढ़ा होगा, मल्टी सिलेबल यूनिट के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हम संवेदी उपागम भी कहते हैं। तो बहुसंवेदी उपागम के अंतर्गत ही ये चीज़ें आती हैं, जहाँ पर हम बच्चे को अलग अलग इंद्रियों का प्रयोग करके इसे बहुसंवेदी उपागम, ठीक है, हम जो है वो कहते हैं। तो इसका
इसका अगर हम बात करते हैं तो इसमें बच्चों को अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से सिखाने की बात की जाती है, जिसे हम VAKT कहते हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्टिक एंड टैक्टाइल। मतलब टैक्टाइल। तो आप ये ध्यान रखिएगा, VAKT 3-4 बार याद रखेंगे, उसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और बहुसंवेदी उपागम के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्यूड स्पीच से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखिएगा, ठीक है। क्यूड स्पीच 1963 में डॉक्टर आर्निन कार्नेट के द्वारा ये दिया गया था। एक दो बुक्स में ये 1968 भी दिया गया है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो वो 1966 ही आपका एप्रोप्रिएट जो है वो होता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये 1966 में डॉक्टर आर्निन कार्नेट के द्वारा ये दिया गया था। जो याचाई बच्चे होते हैं, इनकी वाणी और भाषा विकास के लिए ये उपयोग किया जाता है। इसमें 4 अंगुलियों के माध्यम से अलग अलग जो है चेहरे के 4 अलग अलग भागों पर जो है वो टच किया जाता है, जैसे ओठ पर, जो आपका जो है थोड़ी होता है उसके नीचे गाल पर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के गले पर इन 4 स्थानों पर जो है वो टच किया जाता है, और इन 4 स्थानों पर टच करके हाथ की 4 अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है, 4 स्थानों को टच किया जाता है, और 8 तरह की आकृतियों का जो है वो बना करके बच्चे की भाषा जो है उसको विकसित करने का प्रयास जो है वो किया जाता है। इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए, मैंने सभी को जो है वो सीक्वेंस में इंक्लूड कर दिया गया है, याद रखिएगा इन चीज़ों को। जो है वो वॉइस प्रॉब्लम के अंतर्गत वॉइस प्रॉब्लम को 3 भागों में बांटा गया है, एक पिच डिसऑर्डर, एक लाउडनेस प्रॉब्लम और एक क्वालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये हम गुणवत्ता दोष कहते हैं, ठीक है, गुणवत्ता दोष होता है आपका ये। और पिच के अंतर्गत कौन कौन सा आपका डिसऑर्डर आता है वो ध्यान रखिएगा। पिच डिसऑर्डर में क्या होता है, कोई मतलब मेल की आवाज़ जो है वो फीमेल के जैसी हो जाएगी और फीमेल की आवाज़ मेल जैसी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई बदलाव नज़र आता है तो उसे हम कहते हैं पिच डिसऑर्डर। पिच डिसऑर्डर के अंतर्गत आपके 3-4 प्रकार के डिसऑर्डर्स आते हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। एक आपका पीबरफोनिया होता है, दूसरा आपका एंड्रोफोनिया होता है। फोनिया का मतलब होता है डर, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पीबरफोनिया एंड एंड्रोफोनिया होता है, वो फोबिया होता है, प्यूबरफोनिया और आपका एंड्रोफोनिया मतलब ये आपका है। प्यूबरफोनिया में क्या होता है, मेल की आवाज़ जो होती है वो फीमेल में बदल जाती है, मतलब जो मेल होता है तो मेल की आवाज़ थोड़ी मोटी होती है, जबकि फीमेल की आवाज़ पतली होती है। लेकिन अगर कोई ऐसा होगा जिसको प्यूबरफोनिया हुआ रहेगा तो उसकी आवाज़ पतली आपको नज़र आएगी, मतलब जो मेल होगा उसकी आवाज़ स्त्रियों जैसी आपको जो है वो नज़र आएगी। इसे हम लो पिच डिसऑर्डर भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं एंड्रोफोनिया की बात करते हैं तो इसमें फीमेल जो रहती हैं उनकी आवाज़ में परिवर्तन आता है और वो मेल के जैसे बोलने लगती हैं। प्यूबरफोनिया वो पुरुषों को होता है, एंड्रोफोनिया ये महिलाओं को होता है। प्यूबरफोनिया में पुरुष की आवाज़ बदलती है, एंड्रोफोनिया में महिला की आवाज़ बदलती है। प्यूबरफोनिया में पुरुष की आवाज़ बदलकर महिला की जैसी हो जाती है और एंड्रोफोनिया में महिला की आवाज़ बदलकर पुरुष जैसी कड़ी और खसखस जो है, और अगर हम बात करते हैं मोटी, ये सब उसमें नज़र आती है। उसके बाद मोनोटोनस पिच होता है। मोनोटोनस का मतलब होता है एक ही लय में बोलना, उतार चढ़ाव का ध्यान नहीं रखना। और पिच ब्रेक का मतलब होता है बोलते समय बीच बीच में रुक करके फिर बोलना, मतलब आप बोल रहे हैं ऐसे कंटिन्यू, अचानक से आपकी आवाज़ रुक जा रही है, 2-4 मिनट के गैप के बाद फिर स्टार्ट होती है, इसे हम पिच ब्रेक कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम प्रबलता दोष को पढ़ेंगे, जिसमें हम लाउडनेस प्रॉब्लम कहते हैं। तो लाउडनेस प्रॉब्लम का मतलब होता है आवाज़ की तीव्रता में बदलाव ना कर पाना। तो जब कोई ऐसा व्यक्ति जो स्थितियों के अनुसार आवाज़ की तीव्रता में बदलाव ना कर पाए, जैसे हम और आप हैं, तो कब कितना तेज़ बोलना है, कब धीमा, जैसे पास में कोई बैठा है तो हम उससे नॉर्मल सी बात करते हैं, धीरे धीरे बात करेंगे। बहुत दूर कोई बैठा है तो चिल्ला चिल्ला कर उससे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है कि कब उसको तेज़ बोलना है, कब उसको धीमा बोलना है, इसको इस तरह के दोष को ही हम लाउडनेस प्रॉब्लम कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका माइक्रोफोनिया आता है, और मतलब एक मिक्रोफोनिया एंड माइक्रोफोनिया आता है। मिक्रोफोनिया में क्या होता है, इसे हम अति सूक्ष्म आवाज़ दोष भी कहते हैं। बच्चे की आवाज़ जो होगी वो सामान्य से बहुत कम हो जाएगी, मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान बोलता है, अब कोई पास में ही बैठा है तो उसको लगेगा कि ये सुन नहीं रहा है, बल्कि मतलब प्रॉब्लम खुद में है, लेकिन सामने वाले को लगता है कि सामने वाला नहीं सुन रहा है, और बहुत तेज़ जो है वो मतलब बहुत धीमे, बहुत ज़्यादा धीमे वो बोलेंगे। कोई दूर बैठा है तो बहुत धीमा जो है उसके साथ बात करने का प्रयास करेंगे, भले वो ना सुन पाए लेकिन वो सोचते हैं कि सुनेंगे, और लेकिन वो बहुत धीमे बात करते हैं। वहीं माइक्रोफोनिया में क्या होता है, सामान्य से अधिक जो है वो बोलते हैं, कोई पास में बैठा है तो चिल्ला करके बोलेंगे।
अफोनिया होता है, मुख से आवाज़ ना निकलता। जैसे कभी कभार क्या होता है कि जिसको ये प्रॉब्लम रहती है वो गाते गाते अचानक से बंद हो जाएगा, उसके मुँह से कोई आवाज़ ही नहीं आएगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वालिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत, क्वालिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है जब मुखीय ध्वनियाँ नासिकीय ध्वनियों में परिवर्तित हो जाती हैं या नासिकीय ध्वनियाँ मुखीय ध्वनियों में परिवर्तित हो जाएं, उसे हम प्रबलता दोष कहते हैं। प्रबलता दोष के अंतर्गत 3 मुख्य चीज़ों का आपको याद रखना है, हाइपरनेसलिटी, हाइपोनेसलिटी और मिक्स्ड। हाइपरनेसलिटी में क्या होता है, मुखीय ध्वनियाँ नासिकीय हो जाती हैं, मतलब जिन ध्वनियों का उच्चारण हमें मुख से करना चाहिए वो नाक से उच्चारित होने लगती हैं। और हाइपोनेसलिटी में जो नासिकीय ध्वनियाँ होती हैं, जैसे जिन ध्वनियों का उच्चारण हमें नाक की सहायता से करनी चाहिए उसे हम मुख की सहायता से करते हैं, तो वो आपका हाइपोनेसलिटी डिसऑर्डर होता है। वहीं मिक्स नेसलिटी की बात करते हैं, जब अलग अलग तरह की आवाज़ जो है वो निकले, जहाँ पे आपका हाइपरनेसलिटी और हाइपोनेसलिटी दोनों के लक्षण नज़र आए तो वो मिक्स हो जाता है। उसके बाद ब्रीथी वाइस आता है। ब्रीथी वाइस के अंतर्गत आपका श्वास युक्त ध्वनियाँ कहते हैं कि व्यक्ति जब बोलता है तो बहुत हाँफते हुए काँपते हुए बोलेगा, जैसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, इस तरह से जो है वो आवाज़ निकालते हैं, उसे हम ब्रीथी वाइस कहते हैं। और हार्शनेस वाइस होता है अस्पष्ट और बहुत कर्कश, मतलब कर्कश भरा, बहुत कड़वाहट जिसमें हो, तो ऐसी वाइस को हम हार्शनेस वाइस जो है वो कहते हैं। समान वाणी की विकास की अवस्थाएं बताइए, तो ये इम्पॉर्टेंट है और आपसे जो पूछा जाता है वो आप ध्यान दीजिएगा। वोकलाइजेशन जो होता है वो 0 से 3 मंथ में स्टार्ट हो जाता है। क्राइंग की स्टेज 2 से 2 वर्ष मतलब 2 मंथ होती है। वहीं पे कम्फर्ट या कूइंग की जो साउंड होती है वो 2 से 3 मंथ में बच्चा करने लगता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। बलबलाना बच्चा 3 से 6 माह में जो है वो स्टार्ट कर देना है, लेकिन उसका बलबलाना जो है वो अर्थपूर्ण नहीं होता है, क्या बोल रहा है स्पष्ट नहीं होगा। लैलिंग तुतलाना कहते हैं इसको, और 6 से 8 मंथ में ये विकसित होता है। इकोलेलिया शब्दानुकरण कहते हैं। जार्गन भी जिसे हम कहते हैं, 9 से 12 मंथ में ऐसे व्यक्ति जो है वो विकसित होते हैं, मतलब ऐसे शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं। 1 वर्ड स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि 1 साल तक जाते जाते बच्चा जो है वो 1-2 शब्द पानी, खाना ये सब बोलने लगता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद वर्ड जो बोलता है वो 1 से 1.5 ईयर में बोलने लगता है वो वर्ड को। फ्रेजेज को वो 1.5 से 2 साल में बोलने लगता है। वहीं सेंटेंस की बात करें तो 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था में वो बोलने लगते हैं। आइडियोग्राम के बारे में बात करते हैं, तो आइडियोग्राम एक लिखित रिकॉर्ड होता है इस तरह का, जहाँ पे हम अलग अलग तीव्रता और अलग अलग जो है आवृत्तियों की ध्वनियों को जो है वो इंटीग्रेट करते हैं और चेक करते हैं कि बच्चे की सुनने की जो क्षमता है वो कितनी है। और समानवाणी भाषा विकास की पूर्व की क्या आवश्यकताएं होती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले न्यूरोमोटर मैच्योरेशन होता है, बच्चा मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। कॉग्निटिव एबिलिटी बच्चे के अंदर हो, सोचने समझने की क्षमता बच्चे के अंदर प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और सेंसरी न्यूरल परसेप्शन एबिलिटी हो, बच्चा सेंस का पूरी तरह से उपयोग कर पाए, इतनी एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे का हो, बच्चा लैंग्वेज को सीखने के लिए जो है बच्चे के अंदर फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, बच्चा परिपक्व भी होना चाहिए। कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट का भी पूर्णतः मतलब जो है वो उपलब्धता होनी चाहिए। और स्पीच प्रोटेक्शन जो मैकेनिज़्म है, आपने ऊपर पढ़ा 5 तरह के मैकेनिज़्म के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो है वो हम और आपने जो है वो देखा कि किस तरह से जो है स्पीच प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म 5 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इन 5 भागों में से किसी भी भाग में कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमारे मुंह से जो वॉइस निकलेगी वो स्पष्ट रहेगी। व्यंजन दोष से संबंधित उच्चारण डिसऑर्डर जिसे हम सोडा कहते हैं, मैंने आपको कई बार सोडा के बारे में बता रखा है, ठीक है। सोडा मतलब सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी को किसी के स्थान पर प्रतिस्थापित कर देते हैं बच्चे। कोई अक्षर बोलना दूसरा था, लिखना दूसरा था, लेकिन उसको दूसरा लिख देंगे तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन डिसऑर्डर। ओमिशन डिसऑर्डर का मतलब होता है कुछ छोड़ करके बोलेंगे। डिस्टोरेशन का मतलब होगा बोलेंगे स्पष्ट नहीं रहेगा। और एडिशन का मतलब होता है बोलते समय कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। स्कूल को स्कूल बोलना, जबकि ई उसमें साइलेंट है लेकिन फिर भी उच्चारित करना। तो ये थे आपके कुछ 20 क्वेश्चन जो आपकी पूरी बुक्स को जो है वो कवर कर रहे होंगे। आपने देखा होगा कि हर पूरी बुक्स आपकी जितनी भी है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम।